हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तुम्हारे दिन खत्म है। गो इमरान गो, गो जाली खान गो, गो जाली खान गो। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं दावे के साथ कहता हूँ, उर्दू बोलने वालों में तुमसे मुखातिब हूँ, किसी एक महाजिर की फिक्र नहीं है। हमने एक एक इंच की कीमत अपने लहू से अदा की है। नाउ द वर्ल्ड मस्ट डू मोर। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इलेक्शंस में अब लगभग 4 महीने रह गए हैं और ये वो वक्त है जब हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत क्या है, लोग किस सियासी जमात के तरफ राग़िब नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में, जो कि हुकूमत साजी में फ़ैसला कुन किरदार अदा करेगा। इसी तरह से देखना यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में पोजीशन उसी अंदाज में मजबूत है जैसी पिछले 10 साल से रही है। 2 इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीते हैं और मुसलसल सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। 2013 के इलेक्शन के नतीजे में पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई थी और उसने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई थी। शहबाज शरीफ की आमद हो चुकी है। तरक्की का सफर शहबाज शरीफ के संग परवेज खटक तदावेमा खटक तो बुनाके तालियों में लहरा दे झंडे, उठा दे हाथ। मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि वो आपसे खिताब करें। इस वक्त अब जबकि इलेक्शन में तकरीबन 120 रोज़ रह गए हैं, सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी, हमारे मुमताज़ प्रोग्राम हेडलाइंस के होस्ट और तजियाकार हबीब अकरम ने हालिया दिनों में ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के तकरीबन 42 हलकों का दौरा किया और वहाँ के वोटर्स की राय जानना चाहिए और कोशिश की कि वहाँ पर जो सियासी दर्जा हरारत है उसको गेज किया जाए और क्या आवाम में इस वक्त क्या पल्स है ये उन्होंने जानने की कोशिश की। हबीब अकरम आजकल सिंध का दौरा कर रहे हैं, जहां पर सिंध में इस हवाले से जो दर्जा हरारत है उसको नापने की कोशिश कर रहे हैं। वो पंजाब में कौमी असम्बली के 30 हलकों के सर्वे से ये बात सामने आई कि 26 हलकों में मुस्लिम लीग नून की पजीराई बरकरार है, जबकि सरदार अयाज सादिक के हल्के NA-122, ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के NA-125, शफ़क़त महमूद के हल्के NA-126, रियाज मलिक के हल्के NA-118 के वोटर्स की राय से लगता है कि यहाँ 2018 में भी कांटे का मुकाबला होगा। गोया लाहौर में ख़ास तौर पे इन अहम हलकों में बहुत अहम मुकाबला होगा। लाहौर में हमजा शहबाज के हल्के NA-119 और मियांवाली में इमरान खान के हल्के NA-71 में भी अवाम की राय में बिल्कुल तब्दीली नहीं आई है। मियांवाली इमरान खान का था, इमरान खान का रहेगा और लाहौर का ये हल्का हमजा शहबाज शरीफ का था। अब तक की जो एक अंदाज़ा हो रहा है, जो लोगों की राय सामने आ रही है, हमजा शहबाज की पोजीशन मजबूत नज़र आती है। इसी तरह से KPK में पेशावर के हल्के NA-1, चारसदा के हल्के NA-24 में तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा नज़र आता है। मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में पोजीशन मजबूत ही नज़र आती है। इस मौजू में मज़ीद हम वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हबीब अकरम, हमारे प्रोग्राम हेडलाइंस के होस्ट, जो आजकल सिंध का सर्वे कर रहे हैं और इस वक्त सक्खर में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। जब सिंध का आपका दौरा मुकम्मल हो जाएगा तो हम सिंध की कैफियत आपसे पूछेंगे। फ़िलहाल तो पंजाब का बताइए पहले कि पंजाब में ओवरऑल आपका क्या सेंस है, और ये जब आपका सर्वे हुआ था ये मेरे ख्याल में हफ्ते 2 हफ्ते कम अज़ कम इसमें पहले की बात है, लेकिन जो जिस वक्त आप वहाँ गए और इन हलकों का दौरा किया उस वक्त आपका क्या सेंस था? खान साहब, जो पंजाब के हलके हैं, आप अगर रावलपिंडी से शुरू हो जाएं
और रहीम यार ख़ान तक तो हमने कुछ चुनिंदा हलके चुने और वहाँ पर जाके लोगों की राय मालूम करने की कोशिश की। और हमारी राय मालूम करने का तरीका यह था कि हम आम आदमी से बात कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों को हमने टैबुलेट किया और उसका जो नतीजा निकला वो आपके सामने है कि किसी बड़ी थ्रेट का सामना या किसी बड़े चैलेंज का सामना PMLN को अभी तक नहीं है। हमने कुछ हल्के अगरचे इससे पहले किए और कुछ बिल्कुल ताज़ा तरीन किए, तो उन तमाम का रिज़ल्ट अगर सामने रखें तो एक सूरत हाल खुल के सामने आती है कि 2013 के इलेक्शन का रिज़ल्ट ही पंजाब में रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है और उसमें जो वोटों का तनासुब है वो भी तकरीबन वही रहने की तवक्को है जो 2013 में थी। हाँ, कहीं कैंडिडेट्स को आगे पीछे कर दिया जाए, कैंडिडेट्स को बदल दिया जाए तो यकीनी तौर पर सूरत हाल बदल सकती है। लेकिन ये बताइएगा कि पिछले ख़ास तौर पे चंद कुछ हफ्तों के अंदर सियासी मंजरनामा काफ़ी हद तक तब्दील हुआ है। सेनेट के इलेक्शंस के नतीजे में फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो सूरत हाल नज़र आई, मुस्लिम लीग नून को एक सेटबैक सा नज़र आया है। जनाब नवाज शरीफ जो हैं वो बदस्तूर एक जारहाना पॉलिसी पे आमादा नज़र आते हैं। मुस्लिम लीग नून में इस हवाले से इख्तलाफ वाज़े नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन उस अंदाज से मुस्तहकम नहीं हुई है जो सदर की हैसियत से होनी चाहिए थी। तो इस फ़िज़ा ने, इस हवा ने क्या वोटर को फ़िलहाल मुतासर नहीं किया है या कर नहीं सकती आपके ख्याल में? खान साहब ना तो किया है और ना अब तक कर सकी है। इसके आगे चलते हुए फ्यूचर में क्या हो, वाक़यात की तरतीब क्या हो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अब तक जो वोटर है वो जो नवाज शरीफ की नाअहली है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम आप भी जानते हैं कि बहुत सारी अपनी एडिटोरियल जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए बहुत सारी ऐसी बातें जो आम आदमी करता है हम उसे पर्दा स्क्रीन पर नहीं लाने देते। उसकी वो बातें या गुस्से में की गई बातें जो हैं उन्हें हम हटा देते हैं ताकि मामलात को ताकि अपनी एडिटोरियल जिम्मेदारी को निभाया जा सके। तो गमो गुस्सा जो है वो वोटर में खासा नज़र आता है और उसका इजहार भी जहाँ तक मुमकिन हो वो हम दिखा भी देते हैं। अच्छा, तो इसका इस माहौल का क्या असर है? क्योंकि जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पंजाब में भी एक मजबूत जमात थी और बड़ा उसने कई शहरों में बहुत ही कसीर इलाकों में बड़ा कांटे का मुकाबला किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आज 2018 में पंजाब में PTI की क्या कैफियत, बड़ी मेहनत की है इमरान खान ने, बड़ी जान लगाई है और अब हम देख रहे हैं कि लोग PMLQ से और पीपल्स पार्टी से हत्ता कि नून से भी इमरान खान और PTI की जानिब रागिब नज़र आते हैं। क्या है PTI का स्टेटस? खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन लोगों को शामिल किया है इनमें 78 वो लोग हैं जो दरअसल मुख्तलिफ जमातों के थे या आज़ाद थे और उन्होंने पंजाब में रनर अप वो रहे थे 2013 के इलेक्शन में। और अगर आप इन रनर्स अप की अगर आप मज़ीद ब्रेक डाउन करें तो 83 रनर अप की जो सिचुएशन है वो इस तरह थी कि 53 सीटें ऐसी थी जहां पर 25,000 या इससे ज़्यादा की लीड से PMLN जीती थी और 15 सीटें ऐसी थी जहां पे लीड 10,000 से ज़्यादा थी और जिसे आप कांटे की सूरत हाल कह सकते हैं कि 1 से लेकर 10,000 तक थी। तो वो सीटें 15 थी उनकी तादाद भी, और सिर्फ एक सीट ऐसी थी जहां पर 1,000 से कम वोटों की तादाद से PMLN का कैंडिडेट जीता था। तो ऐसी सूरत को सामने रखते हुए अगर उन्हीं रनर्स अप पे भरोसा किया जाए तो आप कह सकते हैं कि रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो नवाज शरीफ का वोटर है जो दरअसल फ्लोट कर सकता था अगर सूरत हाल आम रहती, लेकिन इस सिचुएशन में वो एडमेंट हो गया है। उसने फैसला कर लिया है कि उसने अपना जो 2013 का फैसला था उसको रिपीट करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वोटर जो है दरअसल उसकी अना को ठेस पहुंची है और इस जज्बे को नवाज शरीफ बड़ी खूबी से इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छा, वही चीज़ वही जलसा जो है उनका इस आपको नजर आता है। आप हमें बताएं कि KPK में क्या टेम्परेचर है इस वक्त, जहां पे 5 साल PTI की हुकूमत रही है और कारकर्दगी कोई इतनी बुरी भी नहीं रही है, काफ़ी उसमें पॉजिटिव पहलू भी हैं और जाहिर है कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कर पाए वो, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर क्या है?
खान साहब, मेरे लिए जब मैं केपी का मैंने दौरा शुरू किया तो ख़ुद मेरे लिए भी ये हैरत की बात थी कि आपको एक सूबे में कोई बड़ा मंसूबा नज़र नहीं आता, कोई जिस तरह बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपको पंजाब में नज़र आते हैं वहाँ पर नज़र नहीं आता, लेकिन वहाँ पर जो इदारों की कारकर्दगी है, जो बज़ाहिर आप नाप नहीं सकते, उसको दिखा नहीं सकते, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा इत्मीनान है। जो क्लेम्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि हमने पुलिस को बदला, तो उस क्लेम की तस्दीक आपको चारसदा की गली में भी होती है, सवात की गलियों में भी होती है, पेशावर की, डेरा इस्माइल खान की, टांक की, इन तमाम गलियों में इसकी तस्दीक होती है। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं कि एजुकेशन रिफॉर्म्स उन्होंने की, मैं ये समझता था कि शायद एजुकेशन रिफॉर्म्स वोट खींचने का ज़रिया नहीं हो सकती, लेकिन एजुकेशन रिफॉर्म्स की वजह से आप वहाँ पे जाके देखें तो लोगों को एक इत्मीनान हुआ है अपने एजुकेशनल सिस्टम पे, और इसकी तस्दीक भी आपको सड़क पे होती है। सड़क पे काम करने वाला, जो जूस बेचने वाला है, जो सड़क पे जूते गांठ रहा है, जो किताबें बेच रहा है, जो अपनी छाबड़ी लगा के बैठा है, तो वो भी इस बात की तस्दीक करता है। ये तो बहुत ही बात बहुत बड़ी ठोस बात है, बड़ी ठोस डेवलपमेंट है। और इसी के साथ ये भी इत्तलात हैं और ये सब बातें सामने आती हैं कि पुलिस के निज़ाम में बहुत बेहतरी है, बल्कि शायद पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बेहतर पुलिस का निज़ाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है। जी सर, तो पुलिस का निज़ाम जो है उसने भी डिलीवर किया है। इसके साथ जो मैंने दिलचस्प चीज़ देखी सारे शहरों में, वो ये है कि इस वक्त आप पंजाब में निस्बतन आपको कम तजावज़ात नज़र आते हैं, सिंध में ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप केपी में जाएं तो केपी में जो एनक्रोचमेंट्स हैं जो बाज़ारों में, चाहे वो पेशावर की बात कर लें, चाहे वो डेरा इस्माइल खान की बात कर लें, किसी भी शहर की, आप जाते हैं तो आपको शहर खुले लगते हैं, साफ लगते हैं, तो सफाई का जो सिस्टम है वहाँ पे वो खासा नज़र आ रहा है। तो गोया जो उनकी सिविक अम्यूनिटीज़ का जो डिलीवरी है वो वहाँ पे सर्विस की सूरत में नज़र आ रही है, और लोगों का इत्मीनान और एतमाद जो है वो इस पर बहाल हो रहा है। बल्कि वो जगह जहाँ चारसदा मिसाल के तौर पर वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम जीती थी पिछले इलेक्शन में, अब वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम बहुत पीछे है और पीटीआई बहुत मार्जिन से आगे नज़र आती है। इसी तरह डेरा टांक में और डेरा इस्माइल खान में जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम जीती थी, वहाँ डेरा इस्माइल खान में अपनी सर्वाइवल की जंग JUIF को लड़ना पड़ेगी, और अवामी नेशनल पार्टी मजमूई तौर पर पूरे सूबे में वो आप यूँ कहिए कि बैक स्टेज पर जाती हुई नज़र आ रही है। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके पास कोई एक बड़ा एजेंडा नहीं है, सवाए एक सीट के बरदान की, जहाँ से अमीर हैदर खान होती जो थे वो MNA बने थे, शायद वो सीट आज भी स्ट्रॉन्ग सीट कहा जा सकता है इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम। अभी आप सक्खर में हैं, सिंध की इंशाअल्लाह कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद जिक्र करते हैं पंजाब की। वहाँ का जो सालाना तरक्याती बजट है, ऑब्वियसली सबसे बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा बजट है, मगर देखने में ये आ रहा है कि अब आखिरी 2 महीने हैं, मगर इस बजट का एक बड़ा कसीर हिस्सा जो है पंजाब हुकूमत इस दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर पाई है, अनयूटिलाइज रह गया है, और ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। चाहे इसकी वजह मौजूदा सियासी सूरत हाल हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर दबाव हो, और जो पंजाब हुकूमत के हवाले से नैब की कारकर्दगी है, कार्रवाई है, वो उसका नतीजा हो, लेकिन इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने है कि हुकूमत पंजाब, जिसने कि इस साल अपने तरक्याती बजट के लिए 635 अरब रुपए रखे थे, उसमें से अब तकरीबन 9 माह के दौरान सिर्फ 425 अरब रुपए जारी हुए हैं, और उनमें से भी सिर्फ 268 अरब रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं। गोया के एक बड़ी तादाद जो तकरीबन 37% है पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट, वो इस साल इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता साल भी तकरीबन 38% तरक्याती बजट इस्तेमाल नहीं हो सका था, और जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद में ऐसे मनसूबे जिनके लिए ऐलान किया गया था, जिनको के पॉलिसीज़ में, प्लानिंग्स में रखा गया था, लेकिन वो उन पर काम नहीं हो सका है। ख़ुद हुकूमत पंजाब के अपने जो फिगर्स हैं वो बताते हैं कि इस माली साल में कुल 9,450 डेवलपमेंट स्कीम्स रखी गई थी, लेकिन अब तक सिर्फ 2,216 डेवलपमेंट स्कीम हैं जिन पर हुकूमत पंजाब ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। ये सिर्फ पेपर स्कीम रह गई हैं, और ये 10, 20, 100, 200 नहीं, बल्कि 2,216 ऐसी स्कीम हैं जिन पर 1 रुपया भी अब तक खर्च नहीं हो सका है। इनमें तालीम की स्कीम्स हैं, सेहत की, हाउसिंग की स्कीम भी शामिल है, जबकि साफ पानी प्रोजेक्ट के लिए रखे गए 24 अरब रुपए में से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। 24 अरब रुपए रखे गए थे साफ पानी के लिए, उसमें से कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है, और फंड्स सड़कों की तामीर और उसकी मरम्मत और ऑरेंज लाइन के लिए मुंतकिल होता
नज़र आया है। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि किसी और प्रोजेक्ट के लिए रकूम मुख्तस की गई और फिर उनको डाइवर्ट किया गया। इसी तरह महकमा स्कूल पंजाब के लिए 60 अरब रुपए इसलिए रखे गए थे कि पंजाब में 6025 नए स्कूल तामीर किए जाए, लेकिन ये काम महकमा मवासलात को मुंतकिल कर दिया गया, जिसके लिए एक भी रुपया इस्तेमाल नहीं हो सका इस मद में। मज़ीद इसकी तफसीलात हम लेते हैं और इसके लिए हम जाएंगे लाहौर, जहाँ पर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हसन रज़ा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। बताइएगा कि ये फिगर्स जो आ रही हैं इसमें क्या, पहले तो ये बताइए कि ये जो मामला स्टक है इसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मेन पार्ट की कमी है, टेक्निकल पोजीशन यहाँ पर नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, और जो मनसूबे बनाते हैं उनके पीछे कोई प्लानिंग सामने नहीं आती। कोई भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बगैर सिर्फ जो है हुकूमती प्रेशर पर और बाद सियासी अफराद के कहने पर जो है तरक्याती स्कीमें शामिल कर दी जाती हैं। गुज़श्ता 10 सालों में पंजाब में देखने में आया है कि जो भी तरक्याती मनसूबे शामिल किए जाते हैं सिर्फ वो ये दिखाने के लिए कि शायद जो तरक्याती मनसूबे रखे जा रहे हैं उसका जो बजट रखा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है। यही बात है कि अब जो है 2017-18 का जो बजट रखा गया वो 635 अरब रुपए था। अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत ने जो उनकी तरजीहात में शामिल थे प्रोजेक्ट, उनमें बहुत ज़ोर शोर से काम हुआ, जिसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन थी, इसके अलावा सड़कों की तामीर और मुरम्मत थी, सीवरेज सिस्टम के बाद मनसूबे शामिल थे, और उसके अलावा वो फ्लाई ओवर्स की तामीर और मुरम्मत का काम था। वो तो बहुत काम शोर से हुआ, लेकिन जहां पर अपोजिशन जमात जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद पंजाब हुकूमत उन तरक्याती मनसूबों पर ज़्यादा फोकस और तरजीह देती हैं जहां पर कमाई ज़्यादा हो, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो पंजाब में ऐसे मनसूबे भी सामने आए, जिस तरह साफ पानी का आपने फरमाया कि साफ पानी मनसूबे के लिए पैसे जो रखे गए थे वो फिर आखिरकार डाइवर्ट किए गए ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए, और तालीम के लिए जो पैसे रखे गए थे वो डाइवर्ट करने पड़े दीगर तरक्याती स्कीमों के लिए। पूरे पंजाब में 37% के करीब बजट ऐसा है जो लाहौर की स्कीमों के लिए मुंतकिल किया गया है। लाहौर की स्कीमों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। गोया के जो पूरे सूबे का तरक्याती बजट है, आपकी मालूमात के मुताबिक उसमें से 37% जो है वो महज लाहौर के लिए है। पूरे सूबे का जो तकरीबन 37% बजट है वो लाहौर पे खर्च होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये अब मुकम्मल तौर पे पंजाब हुकूमत की दस्तावेज़ बताती हैं, और जो फ़ंड इस्तेमाल किया जाता है ये उनके दस्तावेज़ हैं जो महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी जो इस बात की तस्दीक करते हैं। महकमा ख़जाना पंजाब की जानिब से जो पैसे जारी होते हैं उस बात की तस्दीक की जाती है, क्योंकि स्पेशल ड्राइंग अकाउंट होता है वहाँ से डाइवर्ट किए जाते हैं, और कुछ जो पैसे जारी किए जाते हैं उसका प्री ऑर्डर तक नहीं होता कि ये पैसे किस लिए मुंतकिल किए जाते हैं, जबकि ये आईन पाकिस्तान में दर्ज है कि जो सेक्शन है 169 और 170 उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन जो तरक्याती मनसूबों के लिए पैसे रखे गए, अगर आप देखें तो ज़राअत पर भी जो है इतना कोई बड़ा सामने नहीं आ सका, ना कोई गुज़श्ता 10 सालों में कोई बड़ा डैम सामने आ सका है। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट पे सिर्फ 32% फंड इस्तेमाल किए जा सके हैं। अब जो पैसे रखे गए वो जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे, वो इनके पास वापस आ जाएंगे, वो आइंदा वाली साल के बजट में तरक्याती मनसूबों में जो है वो शामिल कर दिए जाएंगे। लेकिन बज़ाहिर देखने में तो यही आ रहा है कि जो हुकूमती तरजीहात थी, जो मनसूबे रखे गए थे, शामिल किए गए थे, सिर्फ उन पर तरजीहात है, और ये पैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट में दीगर तरक्याती मनसूबों में शामिल कर दिए जाते हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर के अखराजात हों, चाहे वो CM ऑफिस के अखराजात हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के दीगर अखराजात हों, चाहे वो कंपनी में मामलात में हो, लेकिन वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर ऐसे मनसूबों में शामिल कर दिए जाते हैं, और नई स्कीमें भी जो है मंजूर करके उनके लिए भी पैसे शामिल कर दिए जाते हैं, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है, और उसके लिए बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ ऐवानों से मुख्तलिफ जो है जो बनाए गए हैं, बोर्ड बनाए गए हैं, उनसे मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा हमारे साथ से। कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे इलेक्शन की तैयारियां। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी हुक्म दिया है कि वज़रा का, वज़राए ममलकत का, वज़राए आज़म, वज़राए आला की पब्लिसिटी जो सरकारी ख़जाने से प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसको इनसे क़त्ता ताल्लुक़ होना चाहिए, और उसको किसी सूरत में सरकारी ख़जाने से बनने वाले मनसूबों को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तख्तियाँ लगाने का काम फ़ौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान की सियासत में ये लाजिम मलजूम है कि हुक्मरान सियासतदान, अगर वो सूबे में हुक्मरां है या मरकज़ में हुक्मरां है या दोनों जगह हुक्मरां है, सरकारी ख़जाने को इस अंदाज से इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वो उनकी ज़ाती जागीर है या वो अपने ज़ाती ख़जाने से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए जब भी इस हवाले से जब सरकारी ख़जाने से कोई नया मंसूबा बनाया जाता है या उसकी इब्तिदा की जाती है तो उसकी तशहीर पे
बेपनाह लागत लाई जाती है और इसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि मुतल्लिका हुक्मरान सियासतदान की तशहीर की जाए। उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें छपती हैं, उसकी बड़े बड़े इश्तहार होते हैं, बड़े बड़े उसके अखबारात में इश्तहार के साथ उसकी तस्वीरों को आवेज़ा किया जाता है, फिर उनके नाम की तख्तियाँ लगाई जाती हैं और इस तरह से सरकारी ख़जाने का एक बेपनाह इस्तेमाल होता है और बेइंतहा बेजा इस्तेमाल होता है। और इसमें भरपूर तेज़ी आ जाती है उस वक्त जब इलेक्शंस आ रहे हों और इलेक्शंस कहीं कहीं जैसे जैसे करीब आते जाएं। इस सिलसिले में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सरकारी मनसूबों की मीडिया में तशहीर के ज़रिए हुक्मरानों की ज़ाती पब्लिसिटी पर पाबंदी लगा दी है। आप अपने मनसूबे ज़रूर बताएं, लेकिन अपनी तस्वीरें और अपने नाम उसके लिए तशहीर के लिए इस्तेमाल ना करें। पहले ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है और कहा गया है कि तरक्याती मनसूबों पर सियासतदानों के नामों की तख्तियाँ भी लगाने का अमल रोक दिया जाए, क्योंकि अब जैसे जैसे मंसूबे आगे बढ़ रहे हैं, अब वक्त आ रहा है, मौसम आ गया है कि सियासतदान जाएँ और सरकारी ख़जाने से बनने वाले इन मंसूबों पर अपने नामों की तख्तियाँ आवेज़ा कर दे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि कोई सियासी जमात, कोई सूबा इससे मुबर्रा नहीं है। इमरान खान की शख्सियत को KPK की हुकूमत इस्तेमाल करती है उनकी ज़ाती तशहीर के लिए और इसके लिए सरकारी ख़जाना इस्तेमाल होता है। इसी तरह से शहबाज शरीफ की ज़बरदस्त तशहीर करती है हुकूमत पंजाब, उसके लिए सरकारी ख़जाना इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमाओं की तशहीर करती है। सरकारी ख़जाने से बनने वाले मंसूबों को सरकारी ख़जाने से तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खादिम पंजाब हफ्ता सेहत खिदमत वज़ीर आला पंजाब अनोखा इनकलाब खादिम पंजाब किसान पैकेज दे नाल मेरी जिंदगी में अच्छी तालीम होगी बेहतर सरकारी स्कूलों में। सिंध में अवामी हुकूमत के 4 साल इंडो मोहम्मद खान में सेटेलाइट सेंटर्स का कयाम, लाखों लोगों को रोजगार की फराहमी। खादिम पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अवाम को जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी। अपना रोजगार स्कीम के तहत वजीर आला पंजाब ने खुश नसीबों में KPK की पुलिस हुक्मरान नहीं, अवाम की मुहाफ़िज़। सिंध सबसे आगे, सिंध सबसे आगे, सिंध सबसे आगे। आज शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है। ये है सिंध, खिदमत में सबसे आगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 218 के तहत सियासतदानों की ज़ाती तशहीर पर पाबंदी लगाई है। यह आपके इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान का आइन पाबंद करता है कि सियासतदान सरकारी ख़जाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सके। आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसका मतलब ये है कि इसको रोका जाए ताकि इलेक्शन पर असरात मुरतब ना हों। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक किसी भी सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, हत्ता के ट्यूबवेल पर भी सियासी जमात के सरबराह और किसी वफाकी और सूबाई वजीर या रुकन असम्बली के नाम की तख्तीर नहीं लगेगी। नोटिफिकेशन में कह दिया गया है कि 1 मार्च 2018 से अब तक जिन स्कीम्स पर सियासतदानों के नामों की तख्तियाँ लग चुकी हैं फौरी तौर पर हटाई जाएँ और इलेक्शन तक इन नामों की तख्तियों को नहीं लगने दिया जाए। पिछले महीने 8 मार्च को चीफ जस्टिस जनाब मियां साकिब निसार ने लैपटॉप और हेल्थ कार्ड स्कीम के इश्तहारात पर वज़ीर आला पंजाब की शहबाज शरीफ की तस्वीर शाया करने पर खुद नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से पूछा था कि पैसा कौम का है और तस्वीरें वज़ीर आला की क्यों लगाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि आखिर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तस्वीर हर जगह क्यों आ जाती है। पहले लोग छुप कर खिदमत करते थे, अब अवामी पैसों से अपनी तशहीर करते हैं। जनाब जस्टिस साकिब निसार ने हुक्म दिया था कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ एक अखबारी इश्तहार पर खर्च होने वाले 55 लाख रुपए अपनी जेब से कौमी ख़जाने में जमा कराएं, जो कि फिर जनाब शहबाज शरीफ को कराने पड़े। इस सूरत हाल में सरकारी ख़जाने का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा लगता यह है कि सियासतदान उसको समझते ये है कि जैसे वो अपनी तरफ से कौम पर जिसके ये पैसे हैं उन पर कोई एहसान कर रहे हैं या उन पर वो रकूब इस अंदाज से उसके ऐलानात करते हैं जैसे कि वो अपनी जेब से उसके ऐलानात कर रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पे अभी तो ज़ाहिर है कि बड़ा टफ टाइम है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का, लेकिन जब उनकी वज़ारत उज़्मा थी, ख़ास तौर पे ये तीसरी वज़ारत उज़्मा, इस दौरान वो इस ख़जाने के हवाले से जिस अंदाज के ऐलानात करते थे वो अपनी मिसाल आप थे। खाली हाथ नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह खाली हाथ नहीं आया, माशाअल्लाह जेबें भर के लाया हूँ। ये 700 करोड़ रुपया लिया और तोसा के अवाम पे कुर्बान सत्ता के अवाम पे कुर्बान है। 110 करोड़ रुपया कुर्बान। ये 400 करोड़ मेरे कोहाट के जवानों पर
बुजुर्गों पर, बहनों पर, माओं पर कुर्बान है। नवाज शरीफ तो आप पे जान भी निछावर करता है, जान भी निछावर करता है। ये 120 अरब है भाई, 120 अरब, ये भी आप पर कुर्बान। मौलाना साहब, ये भी आप पे कुर्बान। 87 करोड़ डेरा इस्माइल खान के लिए कुर्बान है, कुर्बान आपके लिए कुर्बान है। आप पे वारी है, आप पे कुर्बान है, ये आपके हैं, आप पे कुर्बान है। हमें नहीं मालूम कि जनाब नवाज शरीफ को याद है, यानी ये तकरीबन 2-2.5 हज़ार करोड़ है जो वो कुर्बान कर चुके हैं। मैदान पे इस कुर्बानी के नतीजे में क्या सूरत हाल हुई है, ये हम जानने की अभी कोशिश कर रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान की आज बनी गाला में अपने घर की तामीरात के मामले में जो मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस था, जो काफ़ी उन पर दबाव था, इस पूरे मामले से आज उनकी जान छूट गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी काबीना से कहा कि 2 हफ्ते में बनी गाला में तमाम गैर कानूनी तामीरात रेगुलराइज कर दी जाएं और इस तरह से बनी गाला में गैर कानूनी तामीरात का मामला ही तमाम हो गया। 2 हफ्ते पहले डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई थी कि इमरान खान की घर की तामीरात का इजाज़तनामा जाली है। इसके साथ ही कई और दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई थी, जिसके बाद बाज़ मुबस्सरीन ये समझ रहे थे कि ये इमरान खान के लिए एक टफ केस साबित हो सकता है और शायद उस किस्म की सूरत हाल का उन्हें सामना करना पड़ सकता है जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबरा माफ़ कीजिएगा जनाब नवाज शरीफ के हवाले से थी, क्योंकि बाज़ मुबस्सरीन के नज़दीक, माहिरीन के नज़दीक इसमें गलत बयानी आया थी। लेकिन ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प अब रुख इख्तियार कर गई है। आज चीफ जस्टिस जनाब मियां साकिब निसार ने हुक्म दिया कि एक हफ्ते में काबीना नए कवानीन मंजूर करे और 2 हफ्तों में बनी गाला की तामीरात, जितनी भी तामीरात वहाँ पर है उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बनी गाला में गैर कानूनी तामीरात के ज़िम्मेदारान के नाम भी बताएं ताकि मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। याद रहे कि बनी गाला में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात की दरख्वास्त इमरान खान ने ही दायर की थी। बड़ी दिलचस्प बात है, इमरान खान ने दरख्वास्त की थी कि इस इलाके में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था, मगर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने रिपोर्ट दी थी कि बनी गाला में दरअसल 122 गैर कानूनी तामीरात है और CDA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इन 122 गैर कानूनी तामीरात में इमरान खान का घर भी शामिल है। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि बनी गाला में सब के लिए एक ही कानून बनेगा। इमरान खान के घर का नक्शा भी मंजूर शुदा नहीं है, हतमी तौर पर तमाम तामीरात को रेगुलर ही करना पड़ेगा। आज एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि CDA ने कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। 30 मार्च 2018 से पहले की तमाम तामीरात रेगुलराइज कर दी जाएंगी। चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार ने इमरान खान के वकील बाबर आवान से इस्तफसार किया। बाबर आवान साहब, आप बताएं, आप रेगुलराइजेशन से मुतमईन हैं? जिस पर बाबर आवान ने जवाब दिया कि माई लॉर्ड, आपके हुक्म के मुताबिक मिलकर रेगुलराइजेशन तैयार की है। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि बनी गाला में इमरान खान के घर को सरकारी ज़मीन पर कब्जा की जगह कहने वाले बाबर आवान ही थे जो अब इमरान खान के वकील हैं। 10 साल पहले जब बाबर आवान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और वज़ीर कानून थे, वो इसी बनी गाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के हवाले से उनके साथ भरपूर लफ्जी जंग में एक बार आमने सामने आए थे। बहुत अहम मामला है बनी गाला में नाजायज़ तामीरात का मामला। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म, इन तमाम उमूर पे बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आमिर सईद अब्बासी। भाई साहब, पहले तो ये समझाइए कि ये बनी गाला में नाजायज़ तामीरात का मामला क्या है, जनरली क्या इशू है ये? कामरान साहब, जब इस्लामाबाद बना तो ज़मीन जो एक्वायर की गई थी, मुख्तलिफ देहात एक्वायर की गए थे, लेकिन रावल डैम के बिल्कुल करीब जो गांव था मोहड़ा नूर, जिसको बाद में बनी गाला कहा गया, वो एक्वायर नहीं किया गया था। वो इसलिए नहीं किया गया था कि वहाँ पर CDA ने कोई डेवलपमेंट नहीं करनी थी और उनका ये ख्याल था कि अगर हम कोई डेवलपमेंट की तो वो, क्योंकि कैचमेंट एरिया है रावल डैम का और उसमें जो भी अगर हमने कुछ बनाने की या कोई स्कीम लॉन्च की तो वो सारा जो वेस्ट मटीरियल होगा वो रावल डैम में जाएगा और वहाँ पर आलूदगी होगी। लिहाजा उस जगह को, उसी गाँव को देहात की सूरत में ही वहाँ पर रखा जाए, वहाँ पर मज़ीद लोगों को पाबंद किया जाए कि वो नए घर तामीर ना करें, जो देहात वहाँ पर कायम है वो वही कायम रहे। लेकिन
90 की दिहाई में जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने वहाँ पर घर बनाया तो CDA ने ऑपरेशन करने की कोशिश की। उसके बाद फिर मामला डॉक्टर कदीर खान ने केस किया और फिर CDA वर्सेस डॉक्टर कदीर खान केस सुप्रीम कोर्ट में आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी को प्राइवेट लैंड के ऊपर तामीरात से नहीं रोक सकते, लिहाजा वहाँ पर लोग तामीरात करें। ताहम CDA को यह हदायत की थी कि आप कोई ना कोई स्कीम बनाएं ताकि रावल डैम को आलूदगी से बचाया जा सके। लेकिन उसके बाद फिर कभी CDA ने मुड़कर नहीं देखा और वहाँ पर फिर तामीरात धड़ाधड़ होती रहीं और फिर बड़े पैमाने पर अब वहाँ पर तामीरात हुई हैं और वहाँ पर एक ये गैर कानूनी तामीरात का और इमारतों का एक सिलसिला है। प्लाजे हैं, फ्लैट्स हैं, इसके अलावा घर हैं, महल हैं, तो ये जो तमाम तामीरात हुई है, ये तमाम चीज़ें बनी हैं, इसकी कोई CDA के पास प्रॉपर इसका कोई रेगुलराइजेशन नहीं है, कोई बाई लॉज नहीं है, कोई जो नक्शे अप्रूव नहीं हैं, कोई बिल्डिंग प्लान्स नहीं हैं, कोई इसका कोई रेगुलर सेटअप नहीं था। लोग जाते थे अपना घर बना लेते थे। बिल्कुल कामरान साहब, ये जो एरिया था ये क्योंकि CDA के डोमेन में नहीं आता था, ना CDA ने एक्वायर की इस ज़मीन को और ना ही इसको रेगुलराइज़ किया, तो लिहाजा ये ज़मीन जो थी ये ICT देखती थी जो इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया है उसके अंडर आती थी। वहाँ पर CDA का कोई कंट्रोल न था और ना ही CDA वहाँ पे पूछगछ करती थी। और उसके बाद यही हुआ कि वहाँ पर लोगों ने धड़ाधड़ इमारतें जब बनाना शुरू की तो उनको कोई पूछने वाला नहीं था और वहाँ पर फिर इसी तरह बेहंगम तरीके से इमारतें और घर बनाने शुरू कर दिए। वहाँ पर सीवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं है, वो जितना भी वेस्ट मटीरियल है वो सारा रावल डैम में आता है। और इसी वजह से फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने और फिर उसके बाद इमरान खान की दरख्वास्त पर फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और इमरान खान साहब का क्या मामला है? यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर रही थी। इमरान खान साहब का ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद इमरान खान लेके गए, फिर वो केस टर्न हो गया उनकी अपने घर के हवाले से, बनी गाला में जो उनका घर है। खान साहब का क्या इशू है? कामरान साहब, जब इमरान खान साहब का 300 कनाल पर वो जो उनकी अराजी है और उस पर तकरीबन 4 कनाल पर घर है उनका, लेकिन उनको ये ख्याल था कि वो ग्रीनरी को इंटैक्ट करेंगे और अपने अड़ोस पड़ोस में भी कोशिश करेंगे कि वो वहाँ पर ज़्यादा जो बड़ी इमारतें हों कायम ना हो। लेकिन बाद में जब इमरान खान वहाँ पर पॉपुलर हुआ बनी गाला और उसके बाद वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों ने ज़मीनों की ख़रीदारी शुरू कर दी, वहाँ पर अब फ्लैट्स बनना शुरू हो गए, बुलंद वाला इमारतें बनना शुरू हो गई, हाई राइज टावर्स बनना शुरू हो गए। तो इमरान खान ने खुद एप्लीकेशन दी, एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस के नाम और ये कहा कि इन इमारतों की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, तो लिहाजा इन गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। लेकिन जब इसमें वफाकी तरक्याती इदारे ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने बताया कि इन 122 इमारतों में इमरान खान का अपना घर भी शामिल है और उन्होंने भी अपने कोई नक्शे की अप्रूवल नहीं ली और ना ही यहाँ पर तामीरात की इजाज़त ली, जिसके बाद उनके अपने घर को भी CDA ने गैर कानूनी करार दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। इलेक्शन से पहले ये एक लिंगरिंग इशू होता अगर इस पर फैसला नहीं आता और जनाब इमरान खान के लिए एक छोटा सा कम अज़ कम ज़रूर सर में दर्द होता, लेकिन ये मामला जो है आज बड़े ज़बरदस्त अंदाज से रिजॉल्व हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि बनी गाला में तमाम जो गैर कानूनी तामीरात का मामला है अब इनको रेगुलराइज कर दिया जाए और इस हवाले से फौरी तौर पे कानून साजी भी की जाए। माहौल इस वक्त अगर ओवरऑल हम देखें तो तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुवाफिक नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे पिछले कुछ हफ्तों के दौरान जिसमें सेनेट के इलेक्शन हुए, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नाकामी हुई, ख़ास तौर पर सेनेट इलेक्शन चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कई रूलिंग्स दी हैं जिससे बराह रास्त मुतासिर हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इस पूरे माहौल में तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान की पोजीशन मजबूत होती नज़र आ रही है, मजबूत होती हुई उभर रही है ये सूरत हाल। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ की लगता है कि एक हवा सी चल रही है और ये भी लगता है कि सियासी पंछी जो इन माहौल इस पूरे ज़माने में ख़ास तौर पे इलेक्शन से बिल्कुल पहले अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि किसकी हवा चल रही है, किसके इम्कानात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वो फिर उसी अंदाज़ में ये पंछी जो हैं उसी आशियाने का रुख करते हैं। और लग रहा है कि इस वक्त जिस आशियाने की जानिब सबसे ज़्यादा ये वाले सियासी मौसमी पंछी रुख कर रहे हैं वो इमरान खान का आशियाना है। आज ही पंजाब असम्बली में लिया से पीपल्स पार्टी के शहाबुद्दीन और पाकपतन से मुस्लिम लीग काफ के अहमद शाह खक्कर और फैसलाबाद से आज़ाद रुकन पंजाब असम्बली एसद रियाज फतियाना जनाब इमरान खान की टीम का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। गुज़िश्ता हफ्ते महीने मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान कौमी असम्बली रज़ा हयात हराज, मियाँ तारिक महमूद और निसार अहमद जट PTI में शामिल हुए थे, जबकि 2 रुकन पंजाब असम्बली रज़ा नसरुल्लाह घुमन और मियाँ मज़हर भी मुस्लिम लीग नून छोड़कर तहरीक इंसाफ में आ गए थे। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त खला पैदा हो रहा है और सबसे बड़ा जो शिफ्टिंग हो रही है
वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से। मुस्लिम लीग काफ के 3 अरकान ने पंजाब असम्बली चौधरी आमिर सुल्तान चीमा, वकास हसन और सरदार मोहम्मद आसिफ नकई ने भी तहरीक इंसाफ में शामिल होने का फैसला कर लिया है। इनकी शमूलियत के बाद मुस्लिम लीग काफ की पंजाब असम्बली में सिर्फ 3 नुमाइंदे बचेंगे। बलूचिस्तान में वज़ीर आला कुदूस बजिंजो समेत मुस्लिम लीग काफ के नुमाइंदे अपनी अलग सियासी जमात पहले ही बना चुके हैं और वो एक इमरान खान के, तहरीक इंसाफ के और पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल एलाई भी हो सकते हैं। इसीलिए हम मुस्लिम लीग काफ जो है वो तेज़ी से खाली होती नज़र आ रही है। इस वक्त सेनेट में मुस्लिम लीग काफ की कोई नुमाइंदगी नहीं रही, जबकि कौमी असम्बली में चौधरी परवेज़ इलाही और तारिक बशीर चीमा मुस्लिम लीग काफ के सिर्फ एमएनएज़ हैं। ये वही मुस्लिम लीग काफ है जो 2002 के इलेक्शन में उसने कौमी असम्बली की 126 नशिस्तें हासिल की थी। उस वक्त इस जमात को भरपूर सरपरस्ती हासिल थी मिलिट्री गवर्नमेंट की, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, और मिलिट्री सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सबसे बड़ी सरपरस्ती। और ये फिर उस ज़माने में किंग्स पार्टी भी कहलाती थी और वफाक और पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में इसने हुकूमत भी बनाई थी। शेख रशीद, जाहिद हामिद, जहांगीर तरीन, दानियाल अजीज़, खुर्शीद महमूद कुशूरी, शेख वकास अकरम, सिकंदर बोसन, गौस बख्श बहर, लियाकत अली जतोई, उमर अयूब, ये सब मुस्लिम लीग काफ में शामिल थे और उसके वफाकी वज़रा थे। दिलचस्प बात यह भी है कि मुस्लिम लीग काफ ने 2002 में पंजाब असम्बली में भी 221 नशिस्तें हासिल की थी, पंजाब में भी हुकूमत बनाई थी। मगर हैरत की बात यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पंजाब में 206 नशिस्तें हैं। 2008 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ ने कौमी असम्बली में 50 नशिस्तें हासिल की थी और पंजाब असम्बली में 84 नशिस्तें मिली थी। यही वो दौर था जब पीपल्स पार्टी ने चौधरी परवेज़ इलाही के लिए नायब वज़ीर आज़म का ओहदा भी मुतारिफ कराया था। लेकिन लगता यह है कि वो मुस्लिम लीग काफ की जो शान शौकत थी, या जो उसका ग्लैमर था, या जो उसकी पोजीशन थी, या जो उसका इमेज था, वो अब मुकम्मल तौर पर तहलील हो गया है और उसकी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की गुड्डी चढ़ी हुई है। ये सब कुछ क्या हुआ है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ क्यों इस बुरी तरह से मुतासर हुई है, ये हम पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ सेनेटर जनाब कामिल अली आगा। बहुत बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब, गुफ्तगू आपने सुन ली है। क्या वजह है कि लगता यह है कि अब फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ऐसे सियासतदानों की और इलेक्टेबल्स की जो देखते हैं कि किस रुख पे हवा चल रही है, वो सब PTI की जाने बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पे आपकी जमात से लोग तो एक बड़ी तादाद में PTI की तरफ चले गए हैं। देखिए कामरान, इसमें कोई शुबा नहीं, ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर जो है वो इसी तरह का है जैसे आपने बयान किया है कि एक हवा होती है और एक तासर होता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट किस जमात सपोर्ट कर रही है, और उस हवा और उस जोश के तहत लोग जो हैं वो जमातों को बदलना शुरू करते हैं और परिंदे उड़ान भरते हैं और फिर वो ऐसे शजरे पर बैठने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर उनको अपना फ्यूचर नजर आता है, आइंदा का इक़्तिदार नजर आ रहा होता है। लेकिन ये बात, ये तासर मैं इत्तेफाक नहीं करता कि हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे पास तो देखें 8 लोग थे और 8 सूबाई असम्बली के मेंबरान में से जो हैं वो 3 लोग जो हैं वो उनकी तरफ से अंदिया आ रहा है कि वो छोड़ के जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और अपनी पार्टी का जो है वो जो अपनी जो मेंबर साजी है वो हमने शुरू कर रखी है और एक लंबे अरसे से लोग बहुत सारी तादाद में एप्रिशिएट कर रहे हैं हमारी कारकर्दगी को, हमारे दौरे हुकूमत को, और अवाम में से लोगों के की पजीराई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आपने खुद कहा कि जो इलेक्टेबल्स हैं पाकिस्तान की सियासत के, जो बहुत ही एक सॉलिड फैक्ट है, वो देखते हैं कि कौन सी सियासी जमात को आशीर्वाद हासिल है, किसकी गुड्डी चढ़ रही है और किसकी गाड़ी में सवार होना जो है फ़ायदेमंद होता है। और आज इसमें किसी को शक नहीं है कि वो पोजीशन तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान को हासिल है। इसीलिए चाहे PMLN से निकलने वाले हों, बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी से निकलने वाले हों, काफ से निकलने वाले हों, तो वो इमरान खान की तरफ और PTI की जानिब बढ़ रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल में आप जैसी सियासी जमात की तरफ कौन आएगा? देखें आएगा क्यों नहीं, अभी 3 दिन पहले देखें KPK से एक बड़ा मजबूत शख्सियत और बड़ा पॉपुलर शख्सियत वजी खान जो है
वो नून लीग छोड़ के और पीटीआई के अंदर वो पिछले 1.5 साल से बड़े मुतरक थे, वो छोड़ के हमारे साथ शामिल हुए हैं वो। और उसके साथ हमें उम्मीद है कि अगले चंद दिनों के अंदर काफी सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ शामिल होंगे। पंजाब के अंदर भी नून लीग के बहुत सारे लोग हमारे साथ रास्ते में हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 15 दिन के अंदर बहुत सारे लोग हमारी जमात में शामिल होंगे। और कल ही बहुत अहम शख्सियात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की है और नून लीग को छोड़ के किया और नून लीग के ज्यादा लोग छोड़ के तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। हमारे तो ये सिर्फ बड़े अरसे के बाद ये 3 लोग जो है वो जो हमारे साथ खड़े थे वो छोड़ के जा रहे हैं। ज़ाहिर है इलेक्शन करीब आ रहा है तो वो जो समझते हैं कि हमारा फ्यूचर इसमें है कि हम तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए और शायद तहरीक इंसाफ ही ऐसी जमात है जो आइंदा इक़्तिदार में आएगी, तो इस तासर में लोग उधर शामिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी जमात इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में इस इलेक्शन में आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेगी और आप देखेंगे कि हमें पजीराई भी पहले से भरपूर अंदाज में मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कामिल अली आगा। कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ नहीं, ज़्यादा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से लोग पीटीआई की जानिब जा रहे हैं क्योंकि लोगों का इलेक्टेबल्स का ख्याल ये है कि हवा पीटीआई के लिए चल रही है, हालात पीटीआई के लिए मुवाफिक हो रहे हैं। आज सुबह पीटीआई और जनाब इमरान खान के लिए एक और सुकून का लम्हा आया था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनी गाला में तमाम जो नाजायज़ तामीरात के हवाले से मामला थे हुकूमत को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इनको रेगुलराइज़ किया जाए, जिसमें कि जनाब इमरान खान की रिहाइशगाह भी अब रेगुलराइज़ हो जाएगी। इसी हवाले से एक और अच्छी खबर लगता यह है कि बढ़ रही है इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जानिब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं 2018 के इलेक्शन में उनको वोट का हक़ मिल जाए। ये पीटीआई इमरान खान का बड़ा देरीना मुतालबा है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस केस की बड़ी भरपूर समाअत कर रहे हैं और अहकाम दे रहे हैं और अब रोशन इम्कान ये हैं कि 2018 में बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो वोट डाल सकेंगे। ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी इमरान खान की। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके सरबराह इमरान खान के हक़ में लगता है हवाएं चल रही हैं और उनका एक और देरीना मुतालबा शायद पूरा हो जाए, वो ये कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलना चाहिए, उन्हें इलेक्शन में वोट देने का हक़ मिलना चाहिए। बहुत जायज़ मुतालबा है और पाकिस्तानियों को जो कि बैरून मुल्क रहते हैं वो इसके इंतहाई अहम हक़ से महरूम रहते हैं। इस 2018 में भी ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा मुमकिन ना हो सके, लेकिन इसमें एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, जहां चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने के हक़ से मुताल्लिक इमरान खान की ही पिटीशन की समाअत की और रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन में ही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक़ दिलाना चाहती है। चीफ जस्टिस ने कहा हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में ओनरशिप ले। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन ने चीफ जस्टिस को इंटरनेट वोटिंग पर ब्रीफिंग दी थी और बताया था कि नादरा ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है। आज चीफ जस्टिस ने इमरान खान के अलावा दीगर तमाम पिटीशंस खारिज कर दी और हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन 2 दिन में इस मामले पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद मिले और नादरा के हुक्काम परसों तमाम सियासी जमातों के कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को ब्रीफिंग दे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इस मामले की संजीदगी के पेश नज़र परसों ही वजारत पार्लिमानी उमूर, वजारत खारजा, वजारत IT के सेक्रेटरीज़ को तलब किया है, जबकि नस्ट, लम्स और पंजाब IT बोर्ड के माहिरीन को भी मावनत के लिए सुप्रीम कोर्ट में बुलाया है। आज समाअत के अख्ताम पर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि जुमेरात को नादरा और IT माहिरीन और इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग के बाद जब सब मुतमईन हो जाए तो बाज़ाब्ता सबका वो शुक्रिया अदा करेंगे। गोया कि ओनरशिप ली है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वो वोट देने का हक़ इलेक्शन 2018 में दिलाएंगे और इसके लिए तमाम अहकाम दे रहे हैं, भरपूर समाअत कर रहे हैं और ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट होगी इलेक्शन के लिए भी और ख़ास तौर पे इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए, जो कि इसका भरपूर मुतालबा हमेशा करते रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस मुल्क में 19 से 20 अरब डॉलर भेजते हैं। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास है। उनका हक क्या कि उनको वोटिंग राइट होना चाहिए, उनको शिरकत करनी चाहिए इलेक्शन में। और अभी तक ना
पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर कोई एक्टिविटी हुई है। हालांकि हमें कहा भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके अंदर देखा जाए कि कैसे ये वोट कर सकते हैं। तो हमें बड़ा सख्त रिजर्वेशन है कि मेरे ख्याल में इसलिए इनको शायद खौफ है, क्योंकि इनको डर है कि तहरीक इंसाफ के लिए शायद वोट कर दें, इसलिए कोई इन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि बुनियादी राइट है उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करते हैं। एक आम तासुर भी यही है कि शायद समंदर पार पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े वोटर्स हैं। ये तासुर है, जब इलेक्शन होगा और समंदर पार पाकिस्तानी वोट डालेंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन एक आम ख्याल ये है कि दरअसल ये PTI का वोट बैंक है। इस मामले पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी भरपूर समाअत कर रहे हैं, भरपूर एक्शन दे रहे हैं। इसकी मज़ीद मालूमात हमें देंगे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अदील वड़ाइच। अदील, बताइएगा क्या मालूमात है इस हवाले से? सुप्रीम कोर्ट बहुत तेज़ी से इस मामले में आगे बढ़ रही है और लगता ये है कि सन 2018 में 2018 के इलेक्शन में बाहर सूरत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने का हक मिलेगा सुप्रीम कोर्ट की इस काविश के नतीजे में। जी कामरान साहब, बिल्कुल इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में तो इस पर कोई फैसला नहीं हो सका था। चीफ जस्टिस ने इस मामले में दिलचस्पी जाहिर की और कहा कि हर सूरत समंदर पर पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत दी जाएगी जो आइंदा आम इंतखाबात हैं। इस हवाले से नादरा ने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है इसकी गुज़श्ता रोज जज साहिबान को ब्रीफिंग दी गई, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाहते हैं कि नादरा हुक्काम अवामी नुमाइंदगान को भी ब्रीफिंग दें और अदालती हुक्म में कहा गया है कि हर सियासी जमात 2 नुमाइंदगान को ब्रीफिंग के लिए भिजवाए और हर सियासी जमात के 2 नुमाइंदगान के अलावा कौमी असम्बली और सेनेट से 6 अरकान को भी ब्रीफिंग के लिए भिजवाया जाए, जिसमें 3 अरकान जो है कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत के, जबकि 3 जो हैं वो अपोजिशन बेंचेस के होंगे। इसके अलावा जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी तलब किया गया है। वजारत पार्लिमानी अमूर, वजारत खारजा, वजारत IT के सेक्रेटरीज को भी तलब किया गया है। इसके अलावा लम्स, नस्ट और पंजाब IT बोर्ड के नुमाइंदगान को भी बुलाया गया है। और इसमें जो अहम डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान के अलावा जो दीगर तमाम दरख्वास्तें थी वो अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई, किसी ने पैरवी ही नहीं की इमरान खान के अलावा। और आज भी इमरान खान के वकील अनवर मंसूर अदालत में पेश हुए और जुमेरात को 3:30 बजे जो है वो आइंदा जुमेरात को 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम हॉल में ये ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन नादरा की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि हम सॉफ्टवेयर तैयार करने पर नादरा हुकाम के शुक्रगुजार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुमेरात की ब्रीफिंग के बाद जब सब मुतमईन हो जाएंगे इस पर तो बाज़ाब्ता हम भी इस पर शुक्रिया अदा करेंगे। तो अदालत की कार्रवाई को देखकर लगता है और जो सॉफ्टवेयर की तैयारी है उसको देखकर लगता है कि जो समंदर पर पाकिस्तानियों को 2018 के जो आम इंतखाबात हैं उसमें वोट की सहूलत मिलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ऐसा हो जाता है तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, इमरान खान का एक देरीना मुतालबा पूरा हो जाएगा। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे 2018 के इलेक्शन की तैयारी। लगती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए अपने सियासी हरीफों के हवाले से भी एक मजबूत जारहाना पॉलिसी अपना रही है। आज बराह रास्त मुबैना इल्ज़ाम लगाया है करप्शन का मौलाना फजलुर रहमान पे PTI ने, और इस हवाले से उन्होंने एक स्पेसिफिक मालूमात भी शेयर की है। PTI का मौलाना फजलुर रहमान पे करप्शन का इल्ज़ाम, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, आज का दिन PTI और उसके सरबराह जनाब इमरान खान के लिए ख़ास तौर पे बहुत अहम दिन था। आज सुबह इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कामयाबी हुई जब बनी गाला में होने वाली तमाम गैर कानूनी तामीरात जो इससे पहले नाजायज़ तामीरात की जाती थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि उनको रेगुलराइज़ कर दिया जाए और 2 हफ्ते में वफाकी काबीना इस सिलसिले में फ़ैसला करे। और इस हवाले से वो सवालात, शुकूक व शुबात जो ख़ुद इमरान खान के बनी गाला के घर के हवाले से थे वो भी उसके साथ ख़त्म हो गए। आज ही का दिन PTI के लिए इसलिए भी अहम था, इससे लगता ये है कि जैसे PTI के लिए कोई मवाफ़िक़ हवा चल रही है। आज कई पार्टीज़ के MPs ने PTI में शमूलियत इख्तियार की। PMLQ के 3 और MPs कल PTI में शमूलियत इख्तियार करेंगे। PTI की जानिब इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस, अहम सियासतदान रुख कर चुके हैं, इसमें शामिल हो चुके हैं। उस लिहाज से भी ये दिन बहुत अहम था। एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट में सामने आ रही है, लगता ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भरपूर समाअत कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को इस साल वोट का हक़ मिले, वो अपना वोट दे सके। ये भी मुतालबा जनाब इमरान खान का रहा है, बहुत अहम मुतालबा रहा है। वो मुसलसल ये चाहते हैं कि
बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल सके। PTI के बारे में ख्याल ये है कि समंदर पार पाकिस्तानी PTI का एक वोट बैंक है। लग ही रहा है कि इस सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही है उसमें बहुत जल्द इसमें कोई बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी और शायद इस सिलसिले में नादरा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरे इदारों की काबिज से इस साल समंदर पार पाकिस्तानी 2018 के इलेक्शन में वोट दे सके। PTI के हवाले से आज एक और बहुत अहम खबर है। क्या करें, आज PTI का दिन है। उसमें आज PTI ने KPK में खैबर पख्तूनख्वा में अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पर एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है। आज तहरीक इंसाफ ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान फ़ौजी शहदा की ज़मीन को करप्शन से हथियाने का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। और आज इस सिलसिले में इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन जनाब शफकत महमूद ने, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नैब पेशावर ने 2009 और 2010 में इस मामले की इंक्वायरी शुरू की थी। शफकत महमूद ने बताया कि 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने डेरा इस्माइल खान में 1200 कनाल ज़मीन पाक आर्मी के शोधा को दी। इस वजह से मौलाना फजलुर रहमान ने 600 कनाल ज़मीन अपने रिश्तेदारों के नाम बेनामी करा ली और बाकी 600 कनाल ज़मीन अकरम दुर्रानी ने अपने नाम पर जमा करा ली और अपने नाम पे करवा ली। आज इसकी तफसीलात जो मुबैना इल्ज़ामात हैं, जो मुबैना इसकी गुफ्तगू है, वो जनाब शफकत महमूद ने की। वो ज़मीन जो कि सूबाई हुकूमत ने दी थी अफवाज को शहदा के लिए और शहदा की फैमिलीज़ के लिए और उनके लिए, उसमें से 600 कनाल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने नाम करवा ली और 600 कनाल जो थी वो उन्होंने ले ली अकरम दुरानी साहब। नैब ने 2009-10 में इस पे इंक्वायरी शुरू की। मौलाना साहब के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी थी वो 2015-16 में गुम हो गई कहीं। हम ये मुतालबा करते हैं कि नैब इस चीज़ के बारे में वजाहत करे। उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू हुई थी, क्या वो दाखिल दफ्तर हो गई है? अगर दाखिल दफ्तर हुई है तो क्यों हुई है? नैब के ज़राए कहते हैं कि कार्रवाई ज़रूर हुई और उस पर भरपूर एक्शन हुआ था, रेफरेंस फाइल हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक़ वज़ीर आला जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से था, अकरम खान दुरानी के ख़िलाफ़ उनको गिरफ़्तार भी किया गया था। नैब के ज़राए कहते हैं कि उस केस की तफ्तीश में किसी गवाह ने किसी सबूत के ज़रिए मौलाना फजलुर रहमान का नाम नहीं आया था, लेकिन आज नैब ने कहा कि डेरा इस्माइल खान में शोधा की ज़मीन को अलॉट करने का मामला अब भी नैब में ज़ेर तफ्तीश है। लेकिन इस हवाले से फ़िलहाल मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ बराह रास्त कोई सबूत हासिल नहीं हुआ है। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि 1.5 महीने कबल नैब के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने वफाकी वज़ीर हाउसिंग जनाब अकरम खान दुरानी के ख़िलाफ़ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और मुबैना तौर पर गैर कानूनी प्लॉट्स की अलॉटमेंट पर इंक्वायरी का हुक्म भी दिया था, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान बहुत नाराज़ हुए थे। जब से जनरल मुशर्रफ के ज़माने में नैब बना है उस वक्त से लेकर अब तक हमारा उसके ऊपर एतमाद नहीं रहा है और हम इस इदारे को सियासतदानों के ख़िलाफ़ एक इंतकामी इदारा तस्वर करते हैं। तो ऐसे इदारे जो हैं जो एक डिक्टेटर की तख्लीक हों, उन इदारों के बारे में हमें सोचना चाहिए। आज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात जिसमें बराह रास्त मौलाना फजलुर रहमान को निशाना बनाया गया है, वहाँ पर ज़मीनों के अलॉटमेंट के मामले, इस पर बात करते हैं। नैब के साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब, ये जो मामला है इससे पहले भी इसकी बाज़गश सुनी जा चुकी है, रेफरेंस फाइल हुआ था अकरम खान दुरानी के हवाले से। क्या मालूमात है इस हवाले से? ये क्या केस था और क्या ये बात मुनासिब है कि इसमें मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिया जाए, जैसे कि आज शफकत महमूद ने कहा कि बाकायदा इंक्वायरी हुई थी, फिर नहीं पता चला कि इसका क्या बना? देखिए, जहां तक बात है मुनासिब होने की, तो नैब ने खुद आज उनका नाम ले लिया और नैब ने अपने एक उसमें लिखा है कि जनाब ये जो केस हमारे पास पेंडिंग है। अब इस केस में मुझे याद है कि 2010-11 में ये कुछ ऐसी पॉलिसीज बनती रही कि जिसमें इन्होंने कहा कि जी जो ये पॉलिटिशियंस हैं इस लेवल पे, उनके खिलाफ केसेस को डोरमेंट कर दिया गया था। उनके खिलाफ जितनी भी इंक्वायरीज थी उन्हें अलहदा से रख दिया गया था और उस पर मजीद तफ्तीश नहीं हो रही थी, मजीद काम नहीं हो रहा था। और फिर कमर जमान चौधरी आए, उन्होंने भी वो फाइलें अलमारी की में रख दी। और चूंकि मौलाना साहब इन दोनों गवर्नमेंट में, दोनों अदवार में, उस वक्त पीपल्स पार्टी का दौर था और उसके बाद मियां साहब का, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट में थे और दोनों जो चेयरमैन थे वो परहैप्स
इस प्रेशर में थे कि उन्होंने जो मौजूदा उस वक्त की हुकूमतें थी उनके खिलाफ किसी किस्म का काम नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ। तो अब यही वो वजह है कि ये जो 600 कैनाल थे, ये हुई क्या थी, ये एक बेनामी ट्रांजैक्शन थी कि किसी और नाम पे, पता नहीं वो नाम शख्स कौन था, कोई उनका पर्सनल सेक्रेटरी था, कौन था, ये चीजें अब उभर के सामने आएंगी। और इसमें जो वो कहा जा रहा है कि गवाह नहीं थे, इसमें कोई आपको ऐसा गवाह नहीं मिलेगा कि जो कहेगा कि जी मैंने देखा मौलाना साहब ने। इसमें आपने वो जमीन निकालनी है, उसके कागजात निकालने हैं और उस शख्स को आपने ट्रेस, वो तो उससे पूछा जाना है कि बताइए ये आपने जमीन कहाँ ली। तो ये जो पता चल जाएगा आपको विद इन लाइक ज्यादा से ज्यादा 1 माह अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो तो ये पूरा का पूरा केस खुल के सामने आ जाएगा। तो राज साहब 2008 से 2013 तक जब ये पूरा मामला आया फिर ख़त्म हुआ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का इसरार था कि बल्कि उस ज़माने में तो नैब बिल्कुल डॉर्मेंट ही हो गई थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का इसरार था कि ये दरअसल जनरल मुशर्रफ का एक हथियार था सियासतदानों के ख़िलाफ़। और जाहिर है कि इस पूरे माहौल में मौलाना फजलुर रहमान एक इत्तेहादी थे पीपल्स पार्टी के और तमाम सियासतदानों, किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़ नैब में किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होता था। तो ये वही दौर है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये वही दौर है, क्योंकि वहाँ पे एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी चेयरमैन नैब की उस वक्त के और जो गवर्नमेंट थी, सिटिंग गवर्नमेंट के। जी हमें याद है कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ केसेस जब भेजे जाते थे तो वो हेडक्वार्टर से उसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं आती थी, बल्कि इनडायरेक्टली वो रख दिए जाते थे। तो अब वो टाइम, उसके बाद जब कमर जमान चौधरी के भी आप महासिवाय डॉक्टर आसिम के और एक आध और है, ये जो एंड में केसेस खुले हैं, उससे पहले आप देखेंगे कि कोई भी पॉलिटिशियंस के खिलाफ इतने बड़े लेवल पे केसेस नहीं हुए। जब से जस्टिस जावेद साहब आए हैं तो उन्होंने एक बात की थी कि ये जो एहतसाब होगा ये अक्रॉस द बोर्ड होगा, किसी एक पार्टी या किसी एक सूबे की हद तक नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि राय साहब क्या ये बात तो दुरुस्त है ना कि इसमें एक इस मामले में रेफरेंस फाइल हुआ था अकरम खान दुरानी के खिलाफ? देखिए अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर अकरम खान दुरानी के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था और वो रेफरेंस अगर खत्म हो गया तो उसके बाद अगर उसकी अपील नहीं हुई तो इससे भी लगेगा कि नैब ने कोई अपील नहीं की, और अगर अपील की तो उसको परसू नहीं किया। और आया कि अब जब नैब कह रही है कि ये इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हमारे पास पेंडिंग है, तो इसका मतलब है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनकी हद तक इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई, इंक्वायरी भी नहीं, अभी पता नहीं इंक्वायरी की स्टेज में है या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में। तो साहब कोई इस सिलसिले में कोई SOPs नहीं है, कोई कवानीन नहीं है कि एक इंक्वायरी कितने अरसे तक पेंडिंग रह सकती है? मतलब कोई टाइम बार होता है, कोई हर चीज़ की एक लीगल बार होती है। तो ये अगर एक इंक्वायरी 2002 के मामले से, यानी कि 17 साल पुराना केस है, तो अगर ये अभी तक वो इंक्वायरी ही है तो ये इसका भी तो कुछ होता होगा ना कि ये लामुतनाही तो नहीं चल सकती। जी बिल्कुल SOPs हैं कि जब आपको एक इन्वेस्टिगेशन दे दी जाती है तो नॉर्मली विद इन 2 मंथ्स उसको कंप्लीट करना होता है, मैक्सिमम वो स्ट्रेच होती है 6 मंथ्स तक। लेकिन दिस इज अनफॉर्चुनेट कि ऐसी इंक्वायरीज बहुत सी नैब की अलमारियों में पड़ी हुई हैं कि जिन्हें शायद पुरानी नैब पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी यूज करती थी और प्रेशराइज करने के लिए यूज करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। इसमें अहम बात यह है कि इस हवाले से कोई रेफरेंस फाइल हुआ था अकरम खान दुरानी के ख़िलाफ़। हमारे पास अभी फ़िलहाल इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई इसका अभी वाज़े कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। नैब के एक ज़रिए ने ये बात हमें बताई कि इस किस्म की कोई डेवलपमेंट हुई थी। फ़िलहाल हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये ज़रूर है कि अब से कुछ हफ्ते पहले नैब ने कहा था कि जनाब अकरम खान दुरानी जो कि इस वक्त वफाकी काबीना के वज़ीर हैं, किसी हाउसिंग अलॉटमेंट के हवाले से उनसे इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन जो सन 2002 का मामला है, शोहदा की ज़मीनों का मामला, उसमें कोई रेफरेंस हुआ था, कोई एक्शन हुआ था अकरम खान दुरानी के ख़िलाफ़, या वो कभी इस मामले में गिरफ़्तार भी हुए हैं, हमारे पास फ़िलहाल इस सिलसिले में कोई कॉन्क्रीट मालूमात नहीं है। पहले जो बात मैंने गुफ्तगू की है वो नैब के एक ज़रिए ने बात की है। 100% हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये बात दुरुस्त है। ये बात नैब ने बहरहाल आज कही है कि इसका पूरा ये जो केस है, ये मामला है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें भी किसी का नाम नहीं लिया गया है, ना ही दुरानी साहब का नाम लिया गया है और ना ही मौलाना फजलुर रहमान का इस सिलसिले में नाम लिया गया है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत का एक शदीद मसला है। इस वक्त हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं और इसकी बुनियाद पर इसकी वजह यह है कि हमारा
जो खसारा है, जो हमारा तिजारती खसारा है, हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। रुपए की कदर मुसलसल गिरे जा रही है, आज भी मज़ीद गिरी है। पिछले तकरीबन 3-4 हफ़्तों के दौरान तकरीबन 11% ये रुपए की कदर कम हो चुकी है। ख्याल यही है कि इस तमाम मसले का हल ये है कि फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान जो है वो IMF जाए और IMF के एक बार फिर दरवाज़े खटखटाए, फिर वही कशकोल, वही IMF और वही फिर पाकिस्तान का माशी मुक़द्दर। इसकी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त हर तरफ पाकिस्तान के बढ़ते हुए गैर मुल्की कर्ज़ों का बहुत चर्चा है। दूसरी तरफ एक परेशान कुन सूरत हाल ज़र मुबादला के ज़खायर हैं जो मुसलसल कम हो रहे हैं। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 18 अरब 24 करोड़ डॉलर है, लेकिन में से 1/3 हिस्सा अकाउंट्स होल्डर का है, जबकि सरकारी ज़खायर अब सिर्फ 12 अरब 12 करोड़ डॉलर हैं। यह आपको शायद इल्म में हो कि अक्टूबर 2016 में मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब 24 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर थे, यानी लगभग 1.5 साल में हमारे मजमूई ज़खायर में 6 अरब डॉलर की कमी हो चुकी है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल के आखिर तक पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज़ों का बोझ 89 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। 2013 में मुल्क के बैरूनी कर्ज़े 61 अरब डॉलर थे, यानी मौजूदा दौर हुकूमत में बैरूनी कर्ज़ों में 28 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इसी सूरत हाल में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर जो बोझ है, इसका बराह रास्त असर पाकिस्तानी रुपए की कदर में हो रहा है और जो मुसलसल घट रही है। आज सरकारी तौर पर डॉलर में 11 पैसे महंगा हो गया और 115 रुपये 60 पैसे का था, जबकि दिसंबर से अब तक डॉलर 10% तक महंगा हो चुका है। 3 महीने में डॉलर की कीमत में 10 रुपये 10 पैसे इजाफा और रुपए की बेकदरी की वजह से गैर मुल्की कर्ज़ों का बोझ तकरीबन 900 अरब रुपए बढ़ चुका है। ये कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है, ये हम पूछेंगे। इसके लिए हमारे साथ पाकिस्तान के 2 साबिक वज़राए ख़जाना मौजूद हैं, जनाब शौकत तरीन और जनाब शाहिद जावेद बरकी हमारे साथ मौजूद है। बरकी साहब, आप कितने परेशान हैं? जो हमारा इस वक्त डेट प्रोफाइल है, ख़ास तौर पे जो हमारे एक्सटर्नल डेट है वो बहुत बढ़ रहा है, हमारे बैरूनी कर्ज़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स नहीं, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं। इस पूरी सूरत हाल में जो डेफिसिट हो रहा है वो हमें लगता ये है, कहा यह जा रहा है, माहिरीन कहते हैं कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे रिज़र्व जिस तेज़ी से कम हो रहे हैं कि अब हमें IMF के पास जाना होगा। आप क्या कहेंगे? कामरान साहब, ये जो आजकल बड़ी बड़ी हेडलाइंस निकलती हैं अखबारों में कि पाकिस्तान का डेट बर्डन अनबेरेबल है और ये हम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की सिचुएशन में। मैंने लैटिन अमेरिका पे बहुत देर काम किया, तो वहाँ लैटिन अमेरिका में मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील वगैरह जब वो रिकवर करते थे तो उसमें डेट बढ़ती है रिकवरी में, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा खर्चते हैं इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ स्लम्प। ये पाकिस्तान में हो रहा है। CIA एक पब्लिश करती है डेटा ईयर बुक, अगर उसमें आप देखें वो 200 मुल्कों पे डेटा देते हैं। सबसे जो इंडेटेड कंट्री है नंबर 1 वो जापान है, नंबर 2 ग्रीस है, पाकिस्तान का नंबर 77 है। तो वी आर वेरी कंफर्टेबली लोकेटेड इन टर्म्स ऑफ द डेट बर्डन। तो अगर आप डेट हासिल कर रहे हैं प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या समझते हैं तरीन साहब कि इस वक्त जो सिचुएशन है, क्या अब ये हुकूमत नहीं तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसको बहरहाल IMF के पास जाना होगा, क्योंकि ये हमारे जो रिज़र्व जिस तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं, हमारे जो डेफिसिट की सिचुएशन है, और फिर जब हम IMF के पास जाएंगे तो फिर उनकी अपनी पॉलिटिकल कंडीशंस भी होती हैं, फिर हमें सॉवरेंटी को भी अपनी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो कोई रास्ता है कि हम IMF से बच सकें? कामरान भाई, इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि आपके पास कोई एक बहुत बड़ा बेल आउट करने वाला होना चाहिए अगले 4-5 महीने में, अगर थिंग्स डोंट गो राइट। और वो फिर इस वक्त तो सिर्फ IMF ही नज़र आ रहा है, क्योंकि बाकी चाइना जो है वो प्रोजेक्ट फाइनेंस दे देता है, वो आपको प्रोजेक्ट एड दे देता है, बाकी जो है मे बी सऊदी अरेबिया कभी थोड़ा बहुत तेल भी दे देगा।
लेकिन जो क्वांटम आपको चाहिए उसके लिए IMF का दरवाज़ा ही खटखटाना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को अगर अपनी बेल्ट टाइटन ना करें। बेल्ट टाइटन का मतलब है कि काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बाकी इदारों को बहुत जल्दी डिसाइसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। डिसाइसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसके बीच में ट्रेड डेफिसिट को ठीक करना पड़ेगा, आप रेमिटेंसेस को थोड़ा ज़्यादा करें, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को लेके आएँ। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए इनको इक़दामात करने पड़ेंगे जो मैं पिछले 2-3 महीनों में नहीं देख रहा हूँ। बरकी साहब, आप बताइए कि ये जो हमारा तिजारती खसारा है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये कितनी ख़तरनाक बात है, इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? और फिर एक बार कि हमारे जो इसकी वजह से हमारे करेंसी पे प्रेशर है, रुपए पे बहुत शदीद दबाव है, तेज़ी से अपनी कदर खो रहा है, ये मामला कितना सीरियस है? ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये डेफिसिट्स शुड बी ऑफ कंसर्न। ये 2 डेफिसिट्स होते हैं, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट। ये एक को दूसरा इन्फ्लुएंस करता है। हमें वी शुड बी मोर कंसर्न अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। उसको काबू में लाने के लिए हमें बड़ी अग्रेसिव एक्सचेंज रेट पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। वी शुड लेट द रूपी डिप्रिशिएट। तो अब ये जो शुरू हुआ है पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तान में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो रही है। ये लेट हो रही है, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड that the government is moving in that direction. We should free the rupee, let it float and find its value in the market. क्या करें तरीन साहब, ये जो खसारे की हमारी सूरत हाल है, करंट अकाउंट का, ट्रेड का जो हमारा खसारा है, और ये जो इसकी वजह से पूरी जो हमारी पिक्चर है वो रिज़र्व्स की बुरी तरह से वो डिप्लीट हो रही है, ये कितना कंसर्न है, कितना बड़ा, इसका क्या इलाज है? देखिए जी, इस वक्त जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसका मतलब है कि तजारती खसारा मिला के और उसके बीच में से आप रेमिटेंस निकाल दें, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निकाल दें, वो इस वक्त कोई 8 महीने में वो 10 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है। और ये पिछले साल भी ज़्यादा था, लेकिन पिछले साल जो था वो 7 अरब डॉलर था, इस दफ़ा वो 10 चला गया है। और हर महीने ये कोई 1.2-1.3 बिलियन जो है वो खसारा हो रहा है। तो ये जो या तो आप जाके उधार लें, वो इस वक्त हमारे पास इतना मसल नहीं है कि हम इतने पैसे उधार लें, या फिर हमें ये है कि अपनी जो डिवैल्यूएशन इतनी करें कि हमारी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाए, और वो भी शॉर्ट रन में नहीं हो सकता। तो इस वक्त हमें ख़तरा काफ़ी है। 2-3-6 महीनों में फ़र्ज़ करें अगर हम 5-6 बिलियन डॉलर और हम चले जाते हैं, और कुछ हमने लाइबिलिटीज़ भी पे ऑफ करनी है, तो फिर हमें जो है, कुछ लोग कह रहे हैं 7 बिलियन चाहिए, कुछ कहते हैं 6 बिलियन और चाहिए। तो ये इस वक्त हमारे जो स्टेट बैंक के रिज़र्व सिर्फ 12 बिलियन डॉलर के हैं, और उसके बाद उसमें से 6 से 8 बिलियन अगर निकल जाए तो हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो इसलिए ये ख़तरनाक सिचुएशन है। मुझे ये मेरे इल्म में है कि ये मेरे ख़्याल में फ्रेंडली नेशंस के पास गए हैं, 2-1 मुल्क जो हमारे बहुत ही दोस्त हैं, और उनसे 3-3.5 बिलियन का इन्होंने कोई बंदोबस्त किया है। लेकिन ये जो है, ये सिर्फ इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये तो आप बेसिकली मरहम पट्टी लगा रहे हैं ना। तो आपको बहुत शुक्रिया जनाब शौकत तरीन, जनाब शाहिद जावेद बरकी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।